नमस्ते, वंदे मातरम आप सभी को। मेरा नाम दीपक आर्य, आप सभी जान रहे हैं। और हमारे अभियान के इस चैनल चिकित्सा क्रांति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ, हमारा अभियान आपको कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताया करें। और आप सभी के बीच में आज मैं एक नए विषय पे बात करने के लिए आया हूँ और आपको अपने पूर्वजों का ज्ञान, अपने महान क्रांतिकारी राजीव दीक्षित जी का ज्ञान, अपने गुरुओं का ज्ञान और अपने जीवन के अध्ययन का ज्ञान जो मैंने सीखा है वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं ज्वर के बारे में, बुखार के बारे में, फीवर के बारे में हम बात करेंगे आपसे। और इसी बुखार के साथ, फीवर के साथ जो कुछ समस्याएं साथ में होती है, जुकाम, खांसी, सर्दी, ठीक है, सर में दर्द, ये सारी समस्याएं लोगों को हो जाती है। तो हम इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि बुखार, ज्वर, जुकर ज्वर जो है अक्सर किसी न किसी को होता है। तो ऐसा आप जब शास्त्रों को पढ़ेंगे, आयुर्वेद शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो आयुर्वेद के आचार्यों ने ज्वर को सबसे महत्वपूर्ण व्याधि बताया है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण व्याधि इन्हें माना गया है। और ज्वर एक विशेष रोग है। साधारण ज्वर हो तो ठीक है, लेकिन कुछ गंभीर ज्वर भी होते हैं। ठीक है, कभी कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी होती है ज्वर में। तो इसलिए आयुर्वेद के आचार्यों ने इन्हें महत्वपूर्ण व्याधि बताया है। तो ज्वर जो है ये महत्वपूर्ण व्याधि होने के कारण से जो है कि यह सभी प्राणियों में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत में कभी न कभी यह रोग अवश्य मनुष्य के शरीर में, किसी जीव के शरीर में, जीवन के शरीर में, मनुष्य को ही ज़्यादा कह सकते हैं कि उसको शरीर में अवश्य ही उत्पन्न होता है। तो और यह जो है ज्वर है एक स्वतंत्र व्याधि भी है, मतलब अपने आप में एक यह बीमारी है, अपने आप में स्वयं भी बीमारी है। और क्या है, यह जो रोग है किसी बीमारी के साथ उनके लक्षण के रूप में भी आते हैं। किसी बीमारी में उनके लक्षण के रूप में भी देखा जाता है, प्रकट होता है। जैसे लक्षण के मतलब कि आपको केवल भी बुखार आया तो स्वतंत्र रूप से एक बीमारी हुई। लेकिन अगर यदि किसी कोई रोग ऐसा है, पुराना रोग है, उस रोग के काल में, उस रोग के अवधि में आपको अगर यदि ज्वर आ जाता है तो उसको हम कहेंगे कि उस रोग में ज्वर लक्षण के रूप में प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी किसी को, मान लीजिए टीबी का रोग है, ईश्वर ना करे किसी को हो, मान लीजिए किसी को टीबी का रोग है और टीबी के रोग में उनको बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है, ज्वर आ जाता है, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, टीबी के रोग में ज्वर एक लक्षण के रूप में प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ज्वर क्या है कि बुखार में मनुष्य का जो जठर अग्नि होता है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और उसको वह विकृत कर देता है। ज्वर में जठर अग्नि विकृत हो जाता है और यह विकृत होने के कारण से हमें ना भूख लगता अच्छे से, ना खाया जाता, ना पिया जाता, मुंह अच्छा नहीं लगता, स्वाद अच्छा नहीं लगता। इसीलिए होता है क्योंकि बुखार में जठर अग्नि हमारा विकृत हो जाता है, जठर अग्नि मंद हो जाता है, इसीलिए हमें भूख नहीं लगता। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। और क्या होता है कि ज्वर में हमारा मन हमारा और हमारा तन दोनों को ज्वर जो है बराबर मात्रा में समान रूप से दोनों को प्रभावित करता है। हमारा मन और हमारा तन दोनों को प्रभावित करता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, समझ में अच्छे से आएगी। जो हमने अध्ययन किया वो आपको बता रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें हमारे आयुर्वेद में वर्णन है। और आधुनिक चिकित्सा में इसी ज्वर को कभी कभी पायरेक्सिया भी कहते हैं। ठीक है, और मैंने एक ग्रंथ में पढ़ रहा था, आप लोग इस पर अध्ययन कीजिएगा, बताइएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें मुझे भी दुविधा है। लेकिन मैं ये ज्ञान छुपाना नहीं चाहता, बता रहा हूँ। हो सकता है उसमें मैं गलत हूँ, तो जब लगे कि नहीं मैंने उसमें गलत बोला था तब हमें ज़रूर याद दिलाइएगा मुझे भी। तो ऐसा मैं पुस्तक में पढ़ रहा था कि वेदों में ज्वर को क्या कहा गया है। ठीक है, वेदों में ज्वर को क्या कहा गया है, तो मुझे जो शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया है, अब मुझे डाउट है कि क्या वास्तव में ये संस्कृत का शब्द है या वास्तव में यही नाम है वेदों में ज्वर का, या कुछ और नाम है। मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मैंने वेद में भी नहीं देखा है, मुझे किसी आचार्यों की पुस्तक में मिला है। तो मैं बता रहा हूँ, अगर यदि आप में से कोई संस्कृत के
जानकार रखते हैं, संस्कृत का अच्छा आपको ज्ञान है और वेदों के बारे में आप वेदों का अध्ययन किया अगर आपने देखा है तो उसमें क्या है आप ज़रूर बताइएगा। तो मैंने उस पुस्तक में जो पढ़ा, ज्वर को उसमें लिखा है कि ज्वर को तकमा कहते हैं, तकमा। तो देखिएगा क्या तकमा वास्तव में है, कोई विशेष आचार्य कोई कभी मिले तो उनसे पूछिएगा, ठीक है, पता करने का कोशिश कीजिएगा क्या ये बात सही है। तो ज्वर को वेदों में तकमा कहा गया और तकमा का अर्थ जो बताया गया कष्ट देने वाला, ठीक है। तो इस बात का आप देखिएगा, गौर कीजिएगा। एक प्रश्न है, आपस में ज्ञान साझा करने से बढ़ता है ज्ञान। तो आज मैंने बताया है और ये कितना सही है तकमा शब्द, थोड़ा देखिएगा। मुझे संस्कृत का नहीं लग रहा लेकिन पता नहीं, उसमें सीधा लिखा है वेदों में ज्वर को तकमा कहा जाता है, तो लगता है मुझे शायद गलत है क्या है, तो आप लोग एक बार कंफर्म कीजिएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भी कुछ बातें करते हैं ज्वर में। ज्वर अक्सर कभी कभी मौसम जो बदलता है, हमारा सीज़न चेंज होता है तो हमें ज्वर हो जाती है। तो ज्वर जब होती है सीज़न चेंज में तो हमें साथ ही इनकी जो शाखा है सर्दी खांसी जुकाम भी हमें हो जाता है। ज्वर के साथ ही सर में कभी कभी दर्द भी होने लगता है जब ये सिम्टम्स आते हैं। तो ये सारी समस्याएं होती है, तो इस पर विशेष ध्यान रखना है। ऐसी चीज़ें हो तो आगे उपचार करें। कभी कभी शरीर में कमजोरी हो तो इससे भी ज्वर होने का आशंका रहता है। कभी टॉन्सिल्स बढ़ गया हो, टॉन्सिल्स में तकलीफ आ रहा हो, तो कभी कभी इससे भी ऐसे लक्षण देखे जाते हैं, बताया जाता है कि ज्वर इससे भी हो जाता है, ठीक है। कभी कभी किसी को सुने हुए गाँव में घरों में बताया जाता था कि मुझे याद है कि कभी कभी जांघों में गिल्टी हो जाती है, अपने आप उभार आ जाता है और उस पर दर्द होता है। तो उस गिल्टी के कारण से भी लोगों को कभी कभी ज्वर आ जाता है। कभी किसी को हड्डी पे घाव हो जाए तो उस घाव के कारण से भी कभी कभी लोगों को बुखार आ जाता है। ऐसा मैंने अपने जीवन में बचपन में मैंने अनुभव किया है, तो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जब ये चीज़ें होगा तो आपको लक्षण के रूप में थोड़ा शरीर में बेचैनी महसूस होगा, कमजोरी महसूस होगा, सिर में दर्द हो सकता है, ठीक है, खांसी किसी भी प्रकार का हो सकता है, सूखी गीली कुछ भी हो, ठीक है। ये सारी समस्या महसूस होगी आपको। भूख नहीं लगेगा, क्यों नहीं भूख लगेगा, वही जो कि जठराग्नि हमारा मंद हो जाता है, इसीलिए हमें भूख नहीं लगता है, क्योंकि ज्वर में जठराग्नि सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, सबसे ज़्यादा विकृत होता है, इसीलिए भूख प्यास लगना अच्छे से बंद हो जाता है हमारा, ठीक है। कभी कभी ज्वर के साथ अगर जुकाम खांसी भी हो गया तो नाक से कभी कभी गंध चला जाता है, या ऐसे भी ज्वर में नाक से गंध जा सकता है, ज्वर में कभी कभी चला जाता है, या कभी कभी नाक से दुर्गंध भी जो शराब आता है उसमें गंध स्मेल भी रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जब अगर हमें क्या नहीं करना चाहिए कि बुखार हमें ना हो, ठीक है, तो इसमें विशेष ध्यान रखना होता है कि जब ये चीज़ें से बचना है तो हमें पथ्य और अपत्य का जरूर पालन करना चाहिए, जो प्राकृतिक चिकित्सा में बताया जाता है और हमारा आयुर्वेद में वर्णन है ये, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा एक आयुर्वेद का ही हिस्सा है, ठीक है। तो अपत्य में वर्षा अगर हो रहा तो वर्षा में अचानक अगर पहली बारिश हो, कहा जाता है पहली बारिश हो तो पहली बारिश में नहीं भीगना चाहिए, ठीक है। बारिश में अगर किसी को बारिश लग जाता हो बार बार तो उसे बारिश में नहीं भीगना चाहिए। मैंने ऐसा व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया है। अगर बारिश में अगर बचना उसके साइड इफेक्ट से, तो मैं व्यक्तिगत जीवन में बता रहा हूँ, मैं 2 हेम्योपैथ दवा का इस्तेमाल करता हूँ। उसमें एक दवा का नाम है रस्टॉक्स, एक दवा का नाम है डलकामारा, ठीक है। मैं 200 पोटेंसी में प्रयोग करता था व्यक्तिगत जीवन में, लेकिन आपको अगर ये उपचार प्रयोग करना है तो आप नज़दीक के हेम्योपैथ चिकित्सक से पूछ के जब प्रयोग करना है, ऐसे वीडियो में देख के नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी हमारे शरीर का लक्षण अलग होता है, कहीं कहीं का क्लाइमेट भी थोड़ा चेंज रहता है, उसके हिसाब से दवा वेरी करता है, लेकिन उसकी ये दवा अच्छी दवा मानी जाती है। लेकिन ये दवा प्रयोग करने से पहले अपने चिकित्सक से ज़रूर पूछिएगा, नज़दीक के चिकित्सक से परामर्श लेके दवा ले सकते हैं पूछने के बाद। बारिश के मौसम में ऐसा होता है तो मैं ज़रूर करता हूँ। और इसी में ठंड भी लगने लगता है व्यक्ति को। कड़ी धूप में मान लिया कभी आपने गया, कड़ी धूप से आने के बाद तुरंत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना और तेज़ पंखे नहीं चलाना, हाथ के पंखे चला सकते हैं। हमारे गांव में हमें याद है कि ताड़ जो होते हैं, ताड़ के पेड़, उनके पत्तों के पंखे बनते थे और बहुत अच्छा माना जाता है उस पंखों को। तो ताड़ के पत्ते के पंखे बनते थे, तो आज भी बनाया जा सकता है, उसको करना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और
ध्यान रखना है तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा जो हमारे प्रदूषित जगह होता है शहरों का, सड़कों पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसेस निकलते रहते हैं, तो ऐसी जगह पे ज़्यादा हमें रहने से भी हमें सर्दी खांसी जुकाम साइनस जैसे रोग हो जाते हैं, धीरे धीरे में कभी कभी बुखार भी आते हैं। ठीक है, शहरों का गंदा पानी पीने से, ठीक है, हमें हो जाता है। हमारा घर आज वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से डिज़ाइन है। आज भारत की मुझे लगता है 90% घर वेस्टर्न कल्चर से डिज़ाइन है, वेस्टर्न कल्चर के आधार पे डिज़ाइंड है, जिसमें उस घर से आंगन गायब हो गया, जिसके कारण से सूर्य की रोशनी हमारे घरों में नहीं आता, प्राकृतिक हवा अच्छे से नहीं आता, सारा घर पैक होता है, एक गुफा जैसा दिखता है। आज हम घर नहीं बनाते, गुफा बनाते हैं। हमारा देश, हमारा जो भारत भूमि है वह सूर्य की रोशनी में रहने के लिए बना है, सूर्य की रोशनी के रेडिएशन में रहने के लिए बना है। तो हमें सूर्य की रोशनी चाहिए। हम यूरोप और अमेरिका के कल्चर के हिसाब से हम अपने घर को डिज़ाइन करते हैं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे घरों में प्राकृतिक रूप से हवा और हमारी धूप नहीं आती हमारे घरों में, क्योंकि आंगन नहीं है। हमारे घर में आंगन इसीलिए डिज़ाइन किया गया था कि हमारे घरों में डायरेक्ट रूप से धूप आए, अच्छी हवा आए, प्राकृतिक में कुछ परिवर्तन भी हो। अगर यदि मान लिया हमारे आसपास हमारे क्षेत्र में अगर यदि क्लाइमेट चेंज होने वाला है, मान लीजिए बसंत के महीने आने वाले हैं, तो सुहावना मौसम होगा, तो हवा धूप जो भी है वो आएगा, तो हमारे घरों में भी प्रवेश करता है। तो बारिश आएगी तो बारिश की भी बूंदें हमारे, हर चीज़ हमारे आंगन में आना चाहिए। प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ें, घर से निकले रात में तो हमें चांद दिखनी चाहिए, हमें तारे दिखनी चाहिए। सुबह उठे घर से बाहर निकले तो सूर्य का दर्शन हमें पहली सुबह हो जानी चाहिए। हम ऐसे घरों में रहते हैं पता ही नहीं चलता, गर्मी के दिनों में भी हम घर में रहते तो लगता है ठंडी लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें गलत है, इस पे फोकस कीजिएगा। अपना घर को आंगन बेस्ड डिज़ाइन करें। आंगन घर में होगा, घर के आंगन में तुलसी लगाएंगे, तुलसी इन्फेक्शन से बचाता है, आसपास के परिवेश को शुद्ध करता है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब आंगन में तो तुलसी कहाँ लगाएंगे? घर के आगे द्वार पे पहले गायें होती थी, देशी गाय बंधी रहती थी, वो हमारे लिए सकारात्मक और एक प्रभाव होता था, एक सोच, एक हमारी संस्कृति की पहचान भी होती थी, और हमें सही चीज़ें उसके आधार पे खाने को मिलता था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें समझना है। पहले गाय, बीच में आंगन, फिर घर में रसोई घर होते थे। ये 3 बेस थे हमारे घर का, हर गांव में होता था, हर घरों में ऐसा होता था। तो इसको हम आज भी बना सकते हैं। तो अपने घर को आंगन बेस बनाने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत सारी बातें होगी इसमें। अब हम कुछ उपचार के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आप कर सकते हैं अपने घरों में। सबसे पहले जो भी मैंने बोला, तुलसी जो है कि सर्दी खांसी जुकाम बुखार सब में काम आता है। बच्चे हैं तो 3-4 पत्ते तुलसी का 1 कप पानी में लेके उबाल के काढ़ा बना के दे दीजिए, 1 साल का बच्चा है तो। या 5 पत्ते तुलसी के, 1 काली मिर्च, चटनी बना के शहद मिला के चटा दीजिए। बुखार हो जाए, सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए तो ये दे सकते हैं दिन में 2 बार। छोटे बच्चे ज़्यादा हैं, 7-8 महीने के हैं, तो उसको 7-8 बूंद तुलसी का रस पिला सकते हैं। ठीक है, रस को शहद में मिला के चटा दिया, तुलसी का रस जीभ पे चटा दिया, तो बच्चे को आराम लगता है। ठीक है, खांसी जुकाम है, सर्दी खांसी जुकाम है, थोड़ा फीवर भी है, तो अदरक का रस, तुलसी का रस और पान पत्ते का रस सभी 1-1 चम्मच निकालिए। पीस के निकालना है, तो उसी में 1-2 काली मिर्च मिला दे, पीस लें साथ में, फिर उसके बाद रस निकाल लें। तो या नहीं कर सकते ऐसे तो 1-1 चम्मच सबका रस निकालिए और उसमें लगभग 1 चुटकी काली मिर्च घोल दीजिए, उसमें मिला दीजिए, हल्का गुनगुना कर लीजिए, फिर उसमें शहद मिला के। छोटे बच्चे हैं तो आधा चम्मच तक, 2-3 साल का बच्चा है तो आधा चम्मच तक, बड़ा व्यक्ति है तो 2 चम्मच तक पी सकता है। 1-2 चम्मच अपने हिसाब से है, मात्रा अपने हिसाब से शरीर को देखते हुए लेना है। तो इससे सर्दी खांसी जुकाम बुखार में आराम मिलता है। ठीक है, हल्दी का पानी पीने से आपको आराम लगेगा, हल्दी वाली दूध पीने से सर्दी खांसी जुकाम में आराम लगेगा। दूध वही पीना जो देसी गाय हो, भारतीय गौ माता, दूसरा किसी का दूध पीना हानिकारक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करनी है। सरसों के तेल से तलवों की मालिश करनी चाहिए, तो इससे भी आपको सर्दी खांसी जुकाम में आराम मिलता है। बुखार में, चढ़ती बुखार में तेल से मालिश नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखना है। और नए बुखार में दूध और घी का सेवन नहीं किया जाता है। पुराने ज्वर हो, पुराना बुखार हो तो दूध और घी का सेवन कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, 2 कंडीशंस है। आप आयुर्वेद को पढ़ेंगे, हमारे पास एक पुस्तक है, रखा हुआ है यहाँ पे,
रस तंत्र सार वो सिद्ध प्रयोग संग्रह पुस्तक का नाम है। उसमें परहेज में बताया गया था नए बुखार में, नए ज्वर में दूध और घी मना होता है, पुराने ज्वर में दूध और घी ले सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको ये सारी चीज़ें बताया, थोड़ा कर सकते हैं और तो तिरकुटा भी हम बना सकते हैं। 3 चीज़ें होती है, 3 प्रकार के कटु रस वाले औषधि हैं, इसीलिए इसका नाम तिरकुटा है। तो इसमें सौंठ, काली मिर्च और पीपल होता है, तीनों बराबर मात्रा में मिला के रखा जाता है तो ये तिरकुटा बन जाता है। ठीक है, सर्दी, खांसी, जुकाम, साइनस, थायराइड, ये सारी बीमारियों में तिरकुटा काम आता है। तिरकुटा बच्चे हैं तो ये 2 चुटकी, 1 चुटकी, 2 चुटकी छंद अपने हिसाब से थोड़ा सा लेकर के शहद मिला के छटाइए। बड़े व्यक्ति हैं चौथाई चम्मच तक, आधा चम्मच तक अपने हिसाब से ले सकते हैं, चौथाई चम्मच मात्रा रखें। ठीक है, इसको शहद मिला के दिन में 1 से 2 बार चाटिए। जिन्हें थायराइड हो, जिनका वज़न ज़्यादा हो, वो क्या करें, रात में आधा चम्मच तिरकुटा, चौथाई चम्मच दालचीनी पानी में उबाल के पीजिए। थायराइड में बहुत अच्छा आराम आता है। ठीक है, कभी थायराइड पे विशेष रूप से अलग से बात करेंगे, तभी मैं थोड़ा सा बताया आपको। तेज पत्ते को जला करके सूंघना चाहिए, उनके स्मेल को, तो जुकाम में, नाक से पानी बहने में, इन सब चीज़ों में आराम लगता है। एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, घरेलू प्राकृतिक चिकित्सा का कॉम्बिनेशन, जो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार में आप सभी कर सकते हैं। कुछ पत्ते तुलसी के लेना है। ठीक है, 8-10 पत्ते बड़े व्यक्ति के मात्रा बता रहा हूँ। 1-2 काली मिर्च लेना है, थोड़ा अजवाइन, चौथाई चम्मच अजवाइन लेना है। ठीक है, ठंड लग रही हो या थोड़ा कुछ भी हो, थोड़ा सा 1-2 लौंग का टुकड़ा ले सकते हैं, थोड़ा अदरक ले सकते हैं। और कमजोरी लगता हो तो थोड़ा सा 5-7 मुनक्के बीज रहित, बीज निकला हुआ ले सकते हैं, थोड़ा गुड़ मिला के। अगर ज़्यादा और दिक्कत लगता हो तो कभी कभी लहसुन भी मिलाया जाता है। इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा हो आसपास तो 5-6 नीम के पत्ते मिलाए जाते हैं, थोड़ा कभी कभी गिलोय के पत्ते या गिलोय की डंडी 1-2 मिलाया जाता है। इसमें से जो जो उपलब्ध हो थोड़ा थोड़ा लेके पानी में उबाल के चाय जैसा बना के सिप सिप करके पीजिए, दिन में 2-3-4 बार आवश्यकता अनुसार। तो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, वायरल इन्फेक्शन सब में राहत मिलती है, सब में आराम लगता है। ये कर सकते हैं। कभी कभी लोगों को तेज ज्वर हो जाता है, बहुत ज़्यादा बुखार उतरने का नाम नहीं लेता, तो उस समय बुखार उतारने में मेथी का काढ़ा, दालचीनी का काढ़ा, ये बहुत अच्छा काम आता है। 1-1.5 चम्मच मेथी, 1-1.25 गिलास पानी में उबालना है, आधा बचेगा छान के पीना है। बहुत अच्छा आराम लगता है, बहुत जल्दी फीवर उतारता है। जब भी इसे पीना है, पीने के बाद 25 मिनट कंबल ओढ़ के ढक करके शरीर को सो जाना है, काढ़ा पीने के तुरंत पश्चात। उसी तरह दालचीनी भी लेना है, 1 चम्मच, 1 गिलास पानी में उबालना है, आधा बचेगा छान के पीना है, 20-25 मिनट कंबल ओढ़ के सो जाना है। ये वयस्क व्यक्ति की मात्रा है, बच्चे को कम मात्रा में देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से आप अपने बुखार से, सर्दी, खांसी, जुकाम से आप राहत पा सकते हैं, बहुत अच्छा आराम लगता है। तो ये सारी चीज़ें करें, इस ज्ञान को औरों में बांटिए। ये ज्ञान हमारे गुरुओं से मिला है, राजीव दीक्षित जी को सुनने से मिला है, अपने ऋषियों के महान, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, पुरातन वैज्ञानिक हैं, महान ऋषि, जिन्होंने इस भारत को, इस मानवता के समाज को, इस विश्व को एक वैदिक बनाया था, जो कि हर एक मनुष्य एक दूसरे का को अपना समझते थे, एक दूसरे के साथ मित्र भाव से रहते थे, शांति भाव से रहते थे और प्रेम से रहते थे और वैदिक जीवन जीते थे। वो परंपरा आज समाप्त है। हम आज अपने अपनों को नहीं पहचानते, तो अपना बनाने के लिए ऋषियों के ज्ञान को बांटिए, पढ़िए, समझिए और बांटिए, और अपने देश को स्वस्थ और समृद्ध और वैदिक बनाइए, पुनः राम और कृष्ण की भूमि बनाइए। राजीव दीक्षित जी के सपनों का भारत, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सपनों के भारत और सभी राष्ट्रभक्तों के, सभी क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाने के लिए हमारा एक ही साधन है, हम अधिक से अधिक ऋषियों के ज्ञान को पढ़ें, समझें और उनको समाज में बांटें। बिना पढ़े, बिना अध्ययन किए, समझे हम अपने देश को अच्छा नहीं बना सकते। केवल बात करने से नहीं होगा, हमें कुछ न कुछ करना होगा। जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में सक्षम है वो करें। जिन्हें चिकित्सा अच्छा लग रहा हो पढ़ने में, उन्हें चिकित्सा करें, लोगों को बताएं। जिन्हें वेद पे अध्ययन, बहुत सारे लोग वेद पे अध्ययन कर रहे हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं आज इस देश में, आचार्य अग्निवत नैष्ठिक जी, जिन्होंने वेद पे बहुत महान कार्य किए हैं। कभी उनको सुनिए, उनका चैनल भी है वैदिक फिजिक्स के नाम से, बहुत ही बेहतर, इस देश को एक बहुत बड़ा अनमोल तोहफा दिए हैं, जिन्होंने वेद को आज आधुनिक विज्ञान की कसौटी भी उतारा है। और उस वेद को, साइंस को पढ़ने के बाद हमारा साइंस, हमारी वैदिक साइंस, वह मॉडर्न साइंस से 100 गुना ज़्यादा आगे रहेगा।
और हम ऐसे टेक्नोलॉजी ला सकते हैं जिनका कोई भी दुष्प्रभाव, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे लोगों का साथ दीजिए और ऐसे लोगों से सीखिए और समझिए और अपने देश को अच्छा बनाइए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारे शास्त्रों का प्रमाण है जहाँ पे ज्वर के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो याद रखिएगा, चरक संहिता में निदान स्थान में आप पढ़ सकते हैं, ज्वर के बारे में वर्णन है, अध्याय 1 में मिलता है। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 3 में मिलता है पढ़ने को ज्वर के बारे में। सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में अध्याय 39वां में आपको पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में। अष्टांग हृदय में निदान स्थान में भी मिलेगा पढ़ने को अध्याय 2 में। माधव निदान नाम के आयुर्वेद के ग्रंथ में उसमें मिलेगा अध्याय 2 में पढ़ने को। और भाव प्रकाश जो ग्रंथ है हमारे, इसको भी पढ़ने को मिलेगा, इसमें भी अध्याय 4 में। ठीक है, हमारे भाव प्रकाश नए ग्रंथ हैं, ये शायद 16वीं शताब्दी में लिखा गया है, 16वीं शताब्दी है शायद। ठीक है, तो कभी होगा तो दोबारा मैं याद दिलूँगा, मुझे लगता है 16वीं शताब्दी है, 16वीं शताब्दी में पुस्तक लिखी गई थी, मैंने पुस्तक में पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, याद रखिए, ऋषियों के ज्ञान को बांटिए और जीवन में सत्य को जीवन में उतारिए, जो असत्य उसको छोड़िए। तो आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। खुश रहिए और अपने देश को खुश बनाइए, परिवार को खुश बनाइए। नमस्ते।